नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी और जेबीटी कमीशन 2025 के लिए मैं साइकोलॉजी की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगर बात करें थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इस सिद्धांत के जो जनक हैं आप फोटो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, जीन पियाजे साहब है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो इनका जन्म आपका 9 अगस्त 1896 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 को हुई। यह है जीन पियाजे साहब और इनकी थ्योरी से हमेशा इस परीक्षा में कोई सी भी परीक्षा हो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इस टॉपिक को, इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निशन का जो मतलब होता है, कॉग्निटिव का जो मतलब होता है वो है किसी चीज़ को जानना। तो किसी चीज़ को जानना जो है वो क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड देश के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू हो चुकी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने वाला है और 5 घंटे हर दिन यहाँ पे क्लास, लाइव क्लास लगती है, जो सेम एज इट इज़ आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। साथ में एवरीडे आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट यहाँ पे रहते हैं। तो आप इस नंबर पे 7876145409 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीन पियाजे की। ये तो आपको पता चल गया कि जो जीन पियाजे है वो स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक है। अब जो जीन पियाजे साहब है, जीन पियाजे का जो मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। जी बिल्कुल, ये जीन पियाजे के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, मान लो कि हम हैं, मैं हूँ, आप है, तो जैसे जैसे जब हमारा जन्म हुआ तो हमको पता चला परिवार है, फिर हमारा स्कूल है, हमारा समाज है, तो धीरे धीरे हमको क्या चलता है, पता चलता है। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे जो है बच्चे का विकास होगा, कि जैसे जैसे बच्चों का विकास हो रहा है वैसे वैसे उसके क्या है, उसका अधिगम होगा, उसकी लर्निंग होगी। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को भी खोजा था। इसीलिए जो पियाजे का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है वो अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पियाजे का जो मानना था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता है और उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मनोविज्ञानी का ये मानना था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो कार्यक्षेत्र है वो भी बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारा कार्यक्षेत्र भी जो है धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाएगा। और पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होता है। उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों को जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो कहा गया है, जो संसार के बारे में अपने जो सिद्धांत होते हैं उनकी रचना खुद करते हैं। तो ये जो कहा गया है वो जीन पियाजे साहब के द्वारा कहा गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट और सक्रिय ज्ञान के निर्माता किसके द्वारा कहा गया है, तो बोलेंगे सर जीन पियाजे साहब के द्वारा कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अनुकूलन, एडेप्टेशन। अच्छा, अनुकूलन क्या होता है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और इसकी 2 प्रक्रिया होती है, एक आत्मसात्करण होती है, एसिमिलेशन होती है, एक समायोजन होती है, एकोमोडेशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मसात्करण, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि अनुकूलन था क्या। तो वातावरण के अनुसार हम अपने आप को ढाल रहे हैं। अब आपको पता है कि एचपी टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए आपको एचपीआरसी क्या बोल देगा पहले कि अपना एचपी टेट क्वालिफाई करो। अब आपको एचपी टेट के लिए रणनीति बनानी है। आपको वातावरण के अनुसार आपको अपने आप को ढाल रहे हैं कि हमको पहले बीएड करनी है, हमको फिर उसके बाद एचपी टेट क्वालिफाई करना है, तब जाके हमको मौका मिलेगा टीजीटी कमीशन में, फिर हमको कमीशन। तो आप क्या स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते रहोगे, आप उसके हिसाब से अपने आप को अपने वातावरण में जो है ढालोगे कि टीजीटी कमीशन का वातावरण, एनवायरनमेंट क्या है, कैसे कैसे आपको इसमें आगे अपने आप को ढालना है। तो इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलन के बाद आत्मसात्करण की। सर आत्मसात्करण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। तो जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम जोड़ते हैं तो उसी को आत्मसात्करण कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ये एक भूरे रंग का कुत्ता है। जी बिल्कुल भूरे रंग का कुत्ता है। अच्छा, इस कुत्ते, ये जो कुत्ता है वो, इसकी 4 टांगे, भौं भौं कर रहा है, 2 कान है। फिर थोड़ी देर बालक ने क्या देखा, एक कुत्ता और देखा, ये सफ़ेद रंग का, इसकी भी 4 टांगे है और इसके भी 2 कान है और ये भी भौं भौं कर रहा है। अब बच्चे ने समझ लिया
कि भाई चार टांगों वाला भूरे रंग का ही कुत्ता नहीं होता है, बल्कि सफ़ेद कलर का भी कुत्ता होता है, ये भी भौं भौं करता है, इसकी भी चार टांगें होती है, ये भी सेम है। तो भैया याद रखना, इसने क्या किया, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा। और जब भी हम पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा समायोजन, जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। सर एकोमोडेशन क्या होता है, तो जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया जाता है और वातावरण के साथ तालमेल करके वातावरण के साथ उसका तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। मतलब क्या बोल रहे हो, अब बच्चे ने पहले तो देखा, उसने पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ा, उसको कहा एसिमिलेशन। लेकिन समायोजन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, तो जब पहले वाले ज्ञान में परिवर्तन कर दिया, मतलब कि बच्चे को अभी तक ये पता था कि चार टंग वाला कुत्ता होता है, वो भूरा भी होता है, सफ़ेद भी होता है, ठीक है, ये पता उसको चल गया था आत्मसात्करण में। लेकिन जब वो समायोजन में आया, एकोमोडेशन में आया, तो उसने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया। मतलब उसको पता चल गया कि चार टांगों वाली बिल्ली होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है, उसके दो कान भी होते हैं, यानी कि चार टांगों वाला कुत्ता ही होगा वो हरे भूरा नहीं चार। अब उसको पता चल गया, समायोजन में उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया। तो जब भी पिछले वाले ज्ञान में परिवर्तन किया जाएगा और वातावरण के साथ तालमेल बिठाया जाएगा, उसी को एकोमोडेशन कहेंगे। अब बच्चे को पता चल गया कि चार टांगों वाली भाई बिल्ली भी होती है, इसके दो कान होते हैं और ये म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता ही नहीं होता है। तो मतलब अब उसने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया और इसी को कहेंगे एकोमोडेशन। अगला हम यहाँ पे पढ़ेंगे सामाध्यकरण, जिसको कहा जाता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण, जो आपका एकोमोडेशन और आपका एसिमिलेशन की जो बीच की जो प्रक्रिया है उसमें संतुलन बनाने का, कंट्रोल बनाता है बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता नहीं होगा अगर आप बहुत अच्छे से साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो। मैं हर एक थ्योरी आपको कराने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि पेपर से पहले हर एक चीज़ आपके लिए बीच करवाई जाए। तो याद रखना, बीच में अभी एचपी टेट का एग्जाम है तो उनके लिए भी एफर्ट डाले जा रहे हैं, और वैसे ही एचपी टेट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आत्मसात्करण और समायोजन, इन दोनों के बीच, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जो संतुलन बनाने का जो काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका सामाध्यकरण, इक्विलिब्रेशन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा। अच्छा, स्कीमा क्या होता है, ये शब्द आप आज तक नहीं समझ पाए होंगे साइकोलॉजी में। देखिए, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा जब बनाता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। मान लो आपको किसी बच्चे ने बताया होगा, आपके यार दोस्त या मित्र ने, कि भाई यूथ अध्ययन पे जाओ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है एचपीटीजीटी कमीशन के लिए। तो आपने एक धारणा बना ली कि हाँ यार, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से स्टोर होगी, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बता दी कि भाई वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो आप यहाँ पे आए होंगे कि अंकुश सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे यूथ अध्ययन वाले। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक धारणा बना दी भाई मेरे बारे में कि ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है। तो जब आप यहाँ पे आए, आपने मेरे को देखा, तो वो आपके दिमाग में वो विषय जो है वो पहले से स्टोर था। तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। और स्कीमा की जो प्रकृति है मानव शिशु में, प्रवृत्ति जो है, वो स्कीमा की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। क्योंकि जब से आप पैदा हुआ है, आपके दिमाग में पता नहीं कितने स्कीमा बन गए होंगे। आप अपने दिमाग में खुद से बना रहे होंगे कि हाँ यार, ये ऐसा है, वो ऐसा। तो अपने दिमाग में जब आप किसी कंसेप्ट को पहले से स्टोर करोगे, मैंने अपना ही एग्जांपल आपको दिया कि किसी ने आपको एग्जांपल दिया होगा अच्छा पढ़ाते, तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्टोर थी कि वो बंदा अच्छा पढ़ाता है। तो आप यहाँ पे आए हैं, तो आपके दिमाग में पहले ही स्टोर था कि वो अच्छा पढ़ाता है, तो उसी को ही आप एक धारणा बना के यहाँ पे आए, हाँ यार अच्छा ही होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। मतलब कि जो पियाजे का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो संगठनात्मक जो विकास के अनुसार अगर बात करें तो स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित, मतलब कि आपको पता है कि एचपीटीजीटी कमीशन के लिए यूथ अध्ययन बहुत अच्छा पढ़ा रहा है भाई, बैंकिंग के लिए या नीट के लिए आपका कोई दूसरा चैनल है, दूसरे सर है कोई, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे। तो जब आपने अपने दिमाग में जो आपकी धारणाएं थी कि एचपी टेट के लिए अच्छा पढ़ाएगा, टीजीटी कमीशन के लिए ये बढ़िया पढ़ाएगा भाई, बैंकिंग के लिए ये वाला बढ़िया पढ़ाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपकी स्कीमाओं को क्या है, पुनर्व्यवस्थित किया गया कि भाई आपने अब धारणाएं बना ली कि इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को, 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था। आपको पता ही चल रहा होगा शब्द से ही, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी होता है जो हमारी इंद्रियां होती है ना, इसको ज्ञान इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। और ये जो अवस्था पियाजे की होती है वो 0 से 2 साल के बच्चों में होती है। तो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर होती है भाई ये अवस्था, ठीक है। इसी को कहते हैं संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि
आपके आँख हो गए, कान हो गए, नाक हो गई, हाथ हो गए, तो इन सब से ही बच्चा क्या है सीखता है। जब छोटा होता है आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो इन्हीं चीज़ों से सीखेगा, अपने आँख से सीखेगा, कान से सीखेगा, इन्हीं चीज़ों की मूवमेंट कर पाएगा, बोल तो नहीं पाएगा। तो संवेदीय पेशी अवस्था प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज है उसकी पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये जो है वो 0 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसको ज्ञान इंद्रिय अवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अच्छा, दूसरा गुण है आपका वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का गुण प्याजे की किस अवस्था में आता है। तो अगर बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो वस्तु स्थायित्व का गुण इसी अवस्था में आपके प्याजे की पहली अवस्था संवेदीय गामक अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था में आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, अगर बात करें इस अवस्था की, यानी बच्चा अपने दिमाग में क्या है वस्तुओं की छाप बना देता है कि भाई उसको पता चल जाता है। आप अपने घर में ही देख लो, छोटा बच्चा है भाई 0 से 2 साल का, उसके सामने आप रिमोट मतलब कहीं भी छुपा दो तकिए के नीचे, उसको पता चल जाएगा कि भाई वो छाप बना देगा अपने दिमाग में अपने इंद्रियों के माध्यम से कि जो पापा ने या दीदी ने जो है वो कहाँ पे रखा है, रिमोट तकिए के नीचे रखा है या फ्रिज के ऊपर रख दिया है। तो बच्चा क्या है छाप बना देता है अपनी। तो मतलब कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है जिसे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण प्याजे की आपकी पहली अवस्था में संवेदी गामक अवस्था में आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है प्याजे की दूसरी अवस्था जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है वो 2 से 7 वर्ष में बच्चे में आती है। देखिए, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। देखिए, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया इस पर नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये प्याजे की है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बात करें तो इस अवस्था में जो बच्चा है, जो प्याजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी अवस्था में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स को यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे कि वो साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की एक छवि बन जाती है। मान लो ये वही अवस्था है जहाँ पे बच्चे के दिमाग में क्या है एक सिंबल बन जाएगा। मान लो आपने उसके सामने बोला लेज, तो उसके सामने लेज आ गया भाई कि लेज कैसे होता है। आपने बोला साइकिल, तो ये शब्द सुनकर उसके दिमाग में क्या आ गया, साइकिल की एक इमेज बन गई। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? तो बच्चा जो है वो प्रतीकों को या सिंबल्स को यूज करने में जो निपुण हो जाता है वो अब प्याजे की दूसरी अवस्था में हो जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जैसे बच्चे को आपने बोला कि साइकिल, तो बच्चे के दिमाग में साइकिल आ जाएगी। लेज बोल दिया, बच्चे के दिमाग में लेज आ गई, है ना। तो बच्चे के जो सिंबल्स है, प्रतीक है, वो प्रतीकों को यूज करने में जो निपुण हो जाता है वो प्याजे की दूसरी अवस्था में होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला है हमारा जीववाद। अच्छा, एनिमिज्म। ये एनिमिज्म क्या होता है सर? तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, मतलब कि जब बच्चा क्या है, बच्चा था, ये इस रेलिंग से टकरा गया, तो इसकी मम्मी ने बोला चलो मैं इस रेलिंग को जरा इसकी पिटाई करती हूँ। बच्चे को लगता है कि जो माता जी ने वो क्या कर दी, इसकी पिटाई कर दी। तो भैया बच्चा जो है संजीव और जो निर्जीव चीज़ें, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि रेलिंग को दर्द होती नहीं है, ठीक है, लोहे को दर्द नहीं होती, लेकिन उसको लगता है कि लोहे को पीट दिया। अच्छा, जैसे मम्मी ने बोला कि चलो मैं इसको पीट देती हूँ भाई, तो बच्चे को लगा कि यार माता जी ने क्या है इसको पीट दिया है, तो अब इसको भी दर्द हो रही होगी। तो बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में कहाँ अंतर नहीं कर पाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीववाद कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगला है हमारा अहम केंद्रित। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो मतलब जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको पूरा समझ गए, क्योंकि उतना टफ टॉपिक नहीं है ये। तो अहम केंद्रित, जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है वो सब ठीक है, मतलब कि इसमें बच्चा अपने ईगो में अलग ही रहेगा भाई। बच्चे को क्या रहेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होना चाहिए। घर में आपने देखा होगा कभी कभार बच्चे जिद करते हैं कि आप सब आज सब जो दाल चावल ही खाएंगे, आज जो उसको पसंद है वही, आज सब आइसक्रीम ही खाएंगे, है ना। कि अगर उसको आइसक्रीम पसंद है तो पूरी दुनिया को आइसक्रीम पसंद है, अगर उसको डेयरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है तो ये चॉकलेट पूरी दुनिया को पसंद है। तो बच्चा कहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है, तो ये बच्चा इसी अवस्था में होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है, बच्चा अपने ईगो में ही रहता है। अगला है हमारा अपलटावी इंटरविजिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। बच्चा क्या है इसी अवस्था में क्या है 5 + 4 9 होते हैं, उसको नहीं पता है, लेकिन वो क्या है 4 + 9 को, ये नहीं उसको पता क्या होता है।
मतलब ये तो वो जानता है कि 5 + 4 9 होते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि 4 + 5 भी 9 होते हैं। तो इसमें बच्चा वस्तु संख्या और समस्याओं आदि को उलटना पलटना भी नहीं सीख पाता। पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है, आप सब लोग जानते हैं। आप एक नॉर्मल से बच्चों को दीजिए 5 + 4 9 होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप उसको देंगे 4 + 5 कितने होते हैं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि 4 + 5 कितने होते हैं। तो ये आपको पता रखना है। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया, यहाँ पे एक उदाहरण और देता हूँ कि भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिल्ली कहाँ की राजधानी, किस देश की राजधानी है, तो बच्चा यहाँ पे हड़बड़ा जाएगा कि पता नहीं दिल्ली कहाँ की राजधानी है। अगला है हमारा मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार या ऊंचाई की योग्यता। तो ये भी सेकंड जो आपकी पियाजे की दूसरी अवस्था इसमें नहीं आती है। इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को आपने सिक्के दे दिए, बहुत सारे कॉइन दे दिए ऐसे, और ये कम से कम 2000 थे, और कागज़ के नोट आपने 5000 दे दिए। तो बच्चा क्या करेगा, ये वाले उठाएगा, सिक्के वाले। उसको लगेगा कि भाई ये वाले ज़्यादा है तो ये ले लेता हूँ क्योंकि ये भारी है। उसको ये पता नहीं कि ये कागज़ में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा में मुद्रा संप्रत्यय का जो गुण है वो नहीं आता। बच्चा क्या है, भार की ओर जाता है कि ये भारी है तो ये ज़्यादा होंगे, तो ये कागज़ वाले नोट की ओर नहीं जाएगा, बोलेगा ये तो बहुत कम है, तो ये क्या है, इसको लेके चलेगा। तो ये इसी अवस्था में, जो दूसरी अवस्था, ये इस अवस्था में नहीं आता, ये गुण मुद्रा संप्रत्यय का गुण। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या आकार या शेप में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा या क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इस अवस्था में इसको समझ नहीं पाता है। मान लो एक गिलास है, ये बहुत लंबा है, लेकिन एक गिलास है बहुत ही नीचे से, वो क्या है, इसका सरफेस बड़ा है, तो इसमें भी पानी बराबर आ रहा है, इसमें भी बराबर आ रहा है, लेकिन ये पतला है। लेकिन बच्चा क्या देखता है, बच्चा देखता है अरे भाई ये गिलास तो बड़ा है तो पानी इसी में ज़्यादा आएगा, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं कि इसके अंदर जो बेस है इसका वो मोटा है और ये क्या है, पतला है। तो बच्चा क्या है, इसको चूज करेगा जो लंबे वाला होगा। तो बच्चे में कंजर्वेशन, जो संरक्षण का गुण है, वो भी इस अवस्था में, जो दूसरी अवस्था है, इसमें नहीं आता है। लेकिन संरक्षण का गुण क्या होता है, जहाँ पे बच्चा क्या है, वस्तु के साइज या आकार या शेप में परिवर्तन नहीं कर पाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसमें परिवर्तन भी होगा, उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, क्वांटिटी में परिवर्तन होगा, बच्चा सोचेगा कि भाई इसमें ही ज़्यादा आएगा जो लंबे वाला होगा। तो बच्चा इसको समझ नहीं पाता है कि किस अवस्था में। तो संरक्षण आप समझ गए। कंजर्वेशन क्या होता है, जहाँ पे बच्चा पता नहीं लगा पा रहा है। यहाँ पे जो गिलास है भाई, कि इस गिलास में बच्चा सोचेगा इस गिलास में ज़्यादा आता है, इस गिलास में कम आएगा, क्योंकि ये छोटा है। बेशक ये इसका बेस, आधार जो है नीचे से बड़ा है, पानी इन दोनों में बराबर आएगा, लेकिन बच्चा सोचेगा ये लंबा है, जैसे कि बाहर वाले कंसेप्ट में था। अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को ही केंद्रीकरण या सेंट्रेशन कहा जाता है। मान लो बच्चा फ़ोन छेड़ रहा है, फ़ोन में वो अपना फ़ोटो ही ले रहा है, या फिर कार्टून देख रहा है, या कोई और काम कर रहा है, तो बच्चे का ध्यान पूरा वहाँ पर होगा। बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि इधर उधर चीज़ें क्या हो रही है, कि भाई कोई कुछ कर भी रहा है, सामने से मम्मा बोल भी रही है कि फ़ोन मत छेड़ो, उसको ध्यान नहीं है। वो बस उसका ध्यान जो वहाँ पे मगन है कि भाई मेरे को तो फ़ोन छेड़ना है, इसमें कार्टून देखना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जब बच्चे का ध्यान किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर होगा तो उसी को क्या कहेंगे, सेंट्रेशन कहेंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला पॉइंट हमारा क्रमबद्धता, सेरिक्शन। तो याद रखना, इसमें बच्चा वस्तुओं को तथ्यों के अनुसार आकार में रखना सीख नहीं पाता है। बच्चा जो है वो क्या है, सिस्टमेटिकली चीज़ों को इसी अवस्था में जो है वो रखना सीख नहीं पाता है। ये यही अवस्था है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगली हमारी मूर्त संक्रात्मक अवस्था, जो कि जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि पियाजे की तीसरी अवस्था है, जो कि 7 से 11 साल के बच्चों में आती है। इस अवस्था में बच्चा अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो पियाजे की किस अवस्था में चिंतन शुरू होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। लेकिन चिंतन कैसा, सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ये चिंतन शुरू होगा। और यहाँ पे जो एक शब्द था मूर्त, मूर्त होता है कंक्रीट। कंक्रीट का जो मतलब होता है वो होता है जो हमारे सामने चीज़ है ना, प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे सामने चीज़ रखी है, जब उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसी को बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इससे पहले जो हमने पढ़ा, अपलटावी, मुद्रा, भार, जीववाद, एनिमिज्म, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पता नहीं लगा पाता है। तो क्रमबद्धता की जो योग्यता है वो इन सब का गुण आ जाता है। अब बच्चा नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बारे में भी इसी अवस्था में, जब 7 से 11 का होता है, उसको पता चलता है कि लोहे को कोई दर्द नहीं होती है। उसको पता चलता है कि देखो भाई पानी इस वाले में ज़्यादा आ रहा है।
उसको ये भी पता चल जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली कहाँ की राजधानी है, भारत की है, और भारत की राजधानी दिल्ली में तो दिल्ली कहाँ की है, भारत की। तो ये उलट पुलट करना क्या है, बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। भार का संरक्षण का गुण भी सीख जाता है कि अगर इस गिलास में ज़्यादा आ रहा है तो पतले गिलास में भी इसी के बराबर आ रहा है। तो ये सब गुण जो है वो प्याजे की किस अवस्था में आते हैं, तो प्याजे की तीसरी अवस्था में आते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग प्याजे की किस अवस्था में आती है, तो प्याजे की तो ये बहुत बार पूछा गया है और यह भी इसी अवस्था में आती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको उदाहरण के ऊपर आधारित करने पर वो तर्क देने लगता है। जैसे हमने उसको पेड़ दिखाया, तो पेड़ से हमने उसको पूछा क्या पेड़ हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है या नहीं है। हमको पढ़ाना है, उनको प्रकाश संश्लेषण का पाठ पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस समझाना है। लेकिन फोटोसिंथेसिस से पढ़ाने से पहले हमको उदाहरण देंगे कि क्या हमारे लिए पेड़ ज़रूरी है, हमारे लिए। तो बच्चा क्या करेगा, इस पर तर्क करेगा कि है या नहीं है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो मतलब क्या है, बच्चा अब सोचेगा कि हाँ यार ज़रूरी है, तभी उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आगमनात्मक तर्कणा होती है जहाँ पे हम क्या है, बच्चे को उदाहरण देंगे और उदाहरण के ऊपर क्या है, बच्चा तर्क करने लगेगा। तो ये प्याजे की किसी अवस्था में, मतलब कि मैंने बोला मूर्त का मतलब है कि सामने रखी हुई चीज़ों के ऊपर क्या दे रहे हैं, देख कर ही हम क्या है चिंतन करना शुरू कर रहे हैं। तो आगमनात्मक तर्कणा जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है वो प्याजे की इसी अवस्था में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब चौथी जो अवस्था है प्याजे की वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊपर की अवस्था है, चौथी स्टेज है। ये होती है 11 से 15 साल के बच्चों में। अच्छा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। अमूर्त क्या होता है, मूर्त का मतलब तो सामने रखी हुई चीज़ों पे चिंतन कर लेगा, लेकिन अमूर्त का मतलब है कि चीज़ उसके सामने भी नहीं है तो भी वो उसके बारे में चिंतन कर लेगा कि भैया इसका फॉर्मूला ये है, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। तो इसमें जो बच्चा है वो क्या है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। मतलब बच्चे के सामने चीज़ भी नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। मतलब उसको पता चलता है, सोचना क्या, उसको उसके बारे में वो जो है मूर्त चिंतन में तो क्या था कि बच्चे के सामने उसको देख कर ही उस पर चिंतन कर रहा था। लेकिन अगर उसके सामने चीज़ भी नहीं होगी, उसको पता चल जाएगा भाई अंकुश सर पढ़ा रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन लेगा नॉर्मली, अगर उसने पहले मेरे से पढ़ा होगा तो वो क्या है, नॉर्मल चिंतन शुरू कर देगा भाई। तो और अगला है निगमनात्मक तर्कणा। तो इसी अवस्था में इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जो निगमनात्मक तर्कणा है वो भी कहाँ आती है, वो भी प्याजे के आपकी चौथी अवस्था में आती है, जिसमें बच्चा नियमों के ऊपर अगर उसको नियम दे तो उस पर वो तर्क करने लगता है, और इसे ही तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि बच्चा एडोलसेंस एज में आ जाता है और यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है। मतलब कि वो उसको क्या है, अब उसको पता लग जाता है, उसका चिंतन जो है, चाहे उसके सामने कोई चीज़ भी नहीं है, मैथ का फॉर्मूला नहीं है तो भी वो फॉर्मूला बता देगा। देखिए, प्याजे के जो सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया है वो बहुत सारे लोगों ने किया है। प्याजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। मतलब प्याजे ने जो है वो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो प्याजे साहब है इन्होंने जो है मानसिक विकास के जो चरण है उनको अपरिवर्तनशील बताया है, अपरिवर्तनशील बताया। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता को अधिक सीख सकता है। तो बच्चों का कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है जिन्होंने इसकी आलोचना की है कि अगर बच्चों की इस अवस्था को अधिक क्षमता दी जाए, अधिक अवस्था वाली क्षमता, अधिक अच्छा वातावरण दिया जाए तो और अच्छा सीख सकता है। ये नॉर्मल सी बात कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक ने कही है। तो आज हमने जीन पियाजे के बारे में बहुत डिटेल से देखा। मैं एक बार इसका पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आज हमने देखा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दिया है जीन पियाजे साहब ने, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, कब जन्म हुआ हर एक बात देख ली है, संज्ञान क्या होता है ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। इसके बाद हमने सीखा है कि प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चे वस्तुओं के बारे में कंसेप्ट बना लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्होंने जो अपने बच्चों पे उनकी अवस्थाओं पर प्रयोग किया और इसीलिए उन्होंने उसकी अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा, और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उनका कार्यक्षेत्र और उनकी बुद्धि का भी विकास होगा। उसी ने कहा कि प्याजे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी होते हैं, जो संसार के बारे में खुद से अपने कंसेप्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स को सीखा, अनुकूलन को सीखा जिसको एडेप्टेशन कहा जाता है। इसके बाद हमने अपना आत्मसातकरण को सीखा, समायोजन को सीखा, समाधिकरण को सीखा, स्कीमा क्या होता है, संगठन क्या होता है। उसके बाद हमने स्टेजेस देखी कि 4 स्टेजेस प्याजे की है। संवेदीय पेशीय है जिसमें आपका पूर्व संक्रियात्मक है। हमने देखा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे, एनिमिज्म देखा, ईगोसेंट्रिज्म देखा, हमने देखा आपका
इनवर्सिबिलिटी देखा, हमने आपका कंजर्वेशन देखा, सेंट्रिज्म देखा, केंद्रीकरण जहाँ पे बच्चा सेंट्रेशन मतलब एक ही तरफ ध्यान दे रहा है, सैनिटेशन देखा, आपका क्रमबद्धता देखा। तो फिर हमने तीसरी अवस्था देखी, हमने देखा कि ये सारे गुण जो हमने पीछे पढ़े थे वो पियाजे की इसी अवस्था में आ रहे थे। ठीक है, तो ये सारे हमने देखा। फिर हमने हाइपोथेटिकल रीजनिंग देखी, फिर हमने पियाजे की चौथी अवस्था देखी। तो आज के लिए इतना ही, कोशिश की है एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाने की, तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो साइकोलॉजी की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।